हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, 180 सीसी सेगमेंट 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0, 160 सीसी सेगमेंट 2024 बजाज पल्सर NS 160, जहां पर भारी अपडेट के साथ कंपनी ने इसको दोबारा भी इंडियन मार्केट पर रिलॉन्च किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों में जो पावर जनरेशन है बिल्कुल ही सेम है, लेकिन दोस्तों प्राइस में डिफरेंस है और भी कई सारी चीजें दोस्तों दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगी। अब सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, फीचर, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, लेकिन मेन जो मुद्दा रहेगा दोनों को चलाकर देखेंगे और आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों राइड एक्सपीरियंस कैसा देती है और राइड एक्सपीरियंस के आधार पर खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुरपुकुर एंड लीडर्स होंडा तारातला फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी इन दोनों की जो वॉक अराउंड है, डिफरेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो डिटेल वॉक अराउंड वीडियो है वो आप लोगों को चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी, लेकिन आज राइड पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एक वॉक अराउंड दे दूं ताकि डिफरेंसेस के बारे में मेन बात कर सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग प्राइस देखते हैं तो हॉर्नेट 2.0 आप लोगों को अप्रॉक्सिमेटली 1,66,000 तक में मिलेगी और ये जो NS 160 ये आप लोगों को 1,78,79,000 तक में मिलेगी। मतलब मोर देन 10,000 रुपीज़ तक का जो डिफरेंस है, प्राइस गैप है, वो आप लोगों को इन दोनों में देखने को मिलेगा। तो अब आगे इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को मिल क्या क्या रहा है। फ्रंट में आप लोगों को दोनों में ही जो ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप है वो आप लोगों को मिलेगा। एक बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर होंडा ऑन करके बताऊँ, हॉर्नेट 2.0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो LED DRL है वो आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग इग्निशन को ऑन करता है तो यहाँ पर दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का जो स्विच है वो भी आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम, देन पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और जो ब्लिंकर्स है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर LED की यहाँ पर देखने में मिल रही है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल टाइप की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको ऑफ करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, भले आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो देखने में यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ये नई अपडेट आई है तो ऑन करते से दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप इस इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको दिखेगा, ये जो DRL है उसके साथ आप हेडलैम्प को स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक अलग से जो स्विच है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए अभी जो DRL है वो ऑन हो चुकी है। बाकी डिज़ाइन वगैरह के बारे में दोस्तों प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और यहीं से दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का जो स्विच है ऑपरेट कर पाएंगे। लो बीम है, हाई बीम है और ये पास लैम्प का स्विच कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी दोनों में से डिज़ाइन आप लोगों को हेडलैम्प की किसकी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है दोस्तों, प्लीज़ नीचे आप कमेंट पर लिखकर बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। सस्पेंशन जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ दोनों में आप लोग को USD मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये शोआ के 37 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो USD 4 के ये आप लोग को मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस आगे अभी टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, हॉर्नेट में आप लोग को 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS हॉर्नेट 2.0 में मिल रहा है। डुअल चैनल ABS आप लोगों को NS 160 में देखने को मिल जाएगा। NS 160 में 300 mm तक की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो मिल रही है और यहाँ पर 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है चलने में दोस्तों, कैसी आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। अब इंजन में भले दोस्तों पावर सेम हो, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस आपको यहाँ पर भी दिखेगी। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आप लोग को 184.4 cc SOHC एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी 17.2 PS की मैक्स पावर आपको मिलेगी, लेकिन टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है, करीबन 1.5 न्यूटन मीटर तक की, यहाँ पर 16.1 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो आपको मिलेगी। और एक चीज़ है दोस्तों, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो असिस्ट की वजह से ये आपको हल्की मिल रही है और स्लिप की वजह से दोस्तों आप लोगों को मतलब हाई स्पीड्स पे एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने में सुविधा होगी। और रियर जो टायर है उसके बाद भी आप लोगों को स्लिप करती हुई नहीं दिखाई देगी, मतलब एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने पे रियर टायर स्लिप नहीं होती है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी कम है, 160.3 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर ऑयल कूल मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको देखने में नहीं मिलेगा। बाकी पावर यहाँ पर भी सेम है, 17.2 PS की, लेकिन 1.5 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आपको कम मिलेगा, 14.6 न्यूटन मीटर यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में तो आगे बात करेंगे। NS में आप लोगों को किक स्टार्ट मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब रेयर सेक्शन पर जाने से पहले दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में रेगुलर एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। ये दोस्तों साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। अब यहाँ पर जो NS है दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वो देखने में मिल रहा है। इसकी भी जो दोस्तों आवाज़ है वो आप लोग सुन लीजिए।
बाकी दोस्तों कौन सा ज़्यादा आप लोग को सही लगा, यहाँ पर एनएस में थोड़ी सी ज़्यादा वो बेसिक एसेंस आप लोग को मिलेगी, बाकी आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। रियर सेक्शन की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हॉर्नेट में टायर थोड़ी सी आपको चौड़ी मिलेगी। यहाँ पर आप लोग को 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 220 mm की आपको यहाँ पर पेडल डिस्क मिलेगी विद निसान कैलिपर, और यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल रहा है। लेकिन टायर अगर यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एनएस पे आ रहे हैं, टायर हल्की सी पतली 130/70 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन 230 mm की थोड़ी सी बड़ी आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर एबीएस का सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर हॉर्नेट में आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये गैस चार्ज मतलब नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। गैस चार्ज वाली चीज़ आपको यहाँ पर हॉर्नेट में देखने को नहीं मिल रही थी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अलग से फुटरेस्ट मिलेगा लेडीज, जो कि यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। बाकी दोनों में ही मेन स्टार साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाएगा। सीट हाइट एनएस में 805 की है, आपको हॉर्नेट में 795 mm की मिलेगी। बाकी कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में ही स्प्लिट सीट आपको मिलेगा, और दोनों में आप लोग को स्प्लिट ग्रैब हैंडल बार भी देखने को मिल जाएगा। टैंक दोस्तों आप लोग को दोनों में ही 12 लीटर की मिलेगी, जहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर तक के बीच में माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकता है। 45 एनएस में और यहाँ पर 40 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हॉर्नेट में। बाकी ऊपर नीचे अगर आपको मिला है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, एनएस में 170 और यहाँ पर आप लोग को 167 मिलेगी हॉर्नेट में, और वेट में फर्क है 10 किलोग्राम तक। यहाँ पर एनएस में आप लोग को 152 और हॉर्नेट में 142 किलोग्राम की मिलेगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल वगैरह देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ही नो नॉनसेंस मीटर कंसोल है, डिजिटल है, लेकिन काफ़ी मतलब जैसे नो नॉनसेंस है दोस्तों, मतलब जितना एक राइड परफॉर्म करने के लिए उतनी आपको मिलेगी। स्पीड और को सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। गेयर पोजिशन सेंसर भी है, टाइम आपको यहाँ पर बता रही है, वोल्टेज वगैरह यहाँ पर आपको बता देगी दोस्तों। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मोड का बटन इस्तेमाल करने पे ओडोमीटर के साथ साथ जो ट्रिप भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। बाकी ब्लूटूथ एनेबल जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों E20 का जो सपोर्ट है वो दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और हैंडल बार दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच मिलेगा, ये हजार्ड लैम्प के लिए स्विच मिलेगा, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन ही लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहे हैं E20 का सपोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। हैंडल बार यहाँ पर क्लिप ऑन मिल रहा है, जो आप लोगों को हॉर्नेट में देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर की अगर ऑन करें तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच यहाँ भी मिलेगा। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो टॉगल करने के लिए ये स्विच मिल रही है, ये टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर भी ठीक ठाक आपको मिल रहा है। ये इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, और LED DRL के साथ हेडलैम्प को स्विच करने के लिए स्विच आपको मिल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। स्पेशल आप लोगों को यहाँ पर ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये आपको मिल रहा है, और ऑल डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल रहा है, जहाँ पर ब्लूटूथ आपको मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीडो, ऑडो, टैको तो सब आपको मिल रहा है, टाइम, गियर पोजीशन सेंसर, और साथ ही आप लोग को यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट भी आप लोग अगर यहाँ पर चाहे तो वो भी एक्सेस आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी दोस्तों अगेन मैं कहूँगा इसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, जहाँ पर इन डेप्थ में मैंने आप लोग को इन दोनों ही जो मीटर कंसोल है उसको डिफरेंटली कंपेयर करके बताया। वो वीडियो अगर आप चाहें तो बिल्कुल चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो आईना वगैरह आप देख रहे हैं, ये दोनों में काफ़ी आपको सही मिलती है। बाकी कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है, आगे चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक के बारे में कंपैरिजन जो है वहाँ पर कर लिया। चलिए अब राइड पे चलते हैं टाइम वेस्ट के बिना, और देखते हैं कि दोनों बाइक राइड करते वक्त कैसे एक्सपीरियंस आपको निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन की यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद NS 160। अब देखिए दोस्तों पावर फिगर्स तो दोनों में सेम है, 17.2 PS की, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर 1.5 न्यूटन मीटर कम है। बाकी सीट हाइट दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन जब आप सीट पर बैठ रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, एक कंफर्टेबल सीट पर आप बैठे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रियर फिटेड फुटपैक है वो आप लोग को मिल रहा है। सीट स्पेशियस है, आप बैठ रहे हैं पिलन के साथ बैठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से स्पेस की वजह से आप लोग को नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और एक बात तो है कि मतलब 160 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं और नेकेड स्पोर्ट्स और वो मतलब शुरुआत से आप लोगों को समझाती है कि भाई पावर डिलीवरी जो है काफ़ी गजब की आपको देखने में मिलती है। बाकी दोस्तों वाइब्रेशन के बारे में हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि स्पेशियस सीट है और जब आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का आप सामने की तरफ झुक भी रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों नेकेड स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्स वाली फील देने के लिए हल्का सा आप लोग यहाँ पर झुकना भी हो रहा है। और साथ ही रियर फिटेड फुटपैक है वो तो मैंने आपको कहा ही है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक स्पोर्टी स्टांस दोस्तों मतलब डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर कर रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्लच है ना, ये मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो ये दोस्तों मक्खन की तरह शिफ्ट होती है,
कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। हाँ, क्योंकि बाइक बिल्कुल ही नहीं है, तो चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउनशिफ्ट कर रहे हो, हल्का से एफर्ट के साथ आपको करना हो रहा है, लेकिन वो एफर्ट जब आप दे रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें भी वो जो स्मूथनेस है ना, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रही है। ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनिशियल जो इंप्रेशन आपको मिलेगा अगर आप इस बाइक की राइड ले रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, चलिए इसकी जो मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने ऑलरेडी रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, जो कि इसने आराम से यहाँ पर अचीव कर लिया है। अब वाकई कहना होगा दोस्तों, मतलब अगर आप इसको अपाचे 164V से भी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो भाई 0 to 60 में ये, या फिर 0 to 100 भी आप कह लीजिए, काफ़ी तुरंत ही अचीव कर ली थी, ये बात तो मानना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों वाइब्रेशन की, तो भाई 100 तक भी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही है। हाँ, 95 के बाद से आपको हल्की समझ में आएगी, वो भी अगर आप ग्लव्स जूते मैंने पहन के रखे होंगे ना, तो वो भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खुले पैर में है ना, तो डेफिनेटली 90-95 तक जब आप जा रहे हैं, तो हल्का सा वाइब्रेशन आपको फुट पे एक्सपर्टली समझ में आ जाएगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात है कि भाई कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकती है, अगर आप लोग हाईवे राइड्स कर रहे हैं, तो आराम से दोस्तों आप लोग 100 तक की स्पीड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अब ब्रेकिंग टेस्ट करने की बारी है। डुअल चैनल ABS है, तो चलिए इसको ले चलते हैं। सबसे पहले 60 तक एंड फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 62। ओ अच्छा, एक बात है, मतलब आपको शायद वो फील दे रही है कि भाई रियर टायर शायद खड़ी होकर मतलब उछल गई है, लेकिन उछलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RLP मिल रहा है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। बाकी हाँ, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो लीवर आप देख रहे हैं ब्रेक की, ये थोड़ी सी मीडियम साइड पर, तो ज़्यादा आपको पुल करना हो रहा है। जितना आप ज़्यादा पुल कर रहे हैं, उतना बेहतरीन जो रिस्पॉन्स है ये फ्रंट ब्रेकिंग में से आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर देती है। मतलब ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्रंट ब्रेक में से काफ़ी अच्छी बाइट फीडबैक आपको यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों साथ ही लगे हाथ जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं। ले चलते हैं इसको 60 तक, एंड देन यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट कर ही लेंगे। 65 पे टेस्ट करेंगे। ओ 70 तक आ गए थे, ये देखिए भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। मतलब बिल्कुल आप मतलब बेझिझक रियर ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ सेम टाइप की मतलब जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना दोस्तों, आप लोग को N160 में भी मिलता है। मतलब सेम ही तो चीज़ है, बस इस बॉडी चेंज हो चुकी है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है। ग्रिमिका की कैलिपर, सामने में 300, रियर में 230 mm की ब्रेक बिल्कुल सेम है। रिस्पॉन्स भी कुछ उसी तरीके से। और ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि रियर ब्रेक हाँ मतलब प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप लोगों को वो मतलब जब आप एक्सट्रीम ब्रेकिंग कर रहे हैं ना, तो फिसलने से रोकने के लिए वो जो ABS की इंट्रूशन है वो भी यहाँ पर ये आपको बिल्कुल समझा रही है। और अब दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट ब्रेकिंग होती है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं। 60 तक ले चलते हैं, एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। भाई साहब गजब ब्रेकिंग है। मतलब मुझे ना, चाहे वो N160 हो या फिर NS160 हो, ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब आप बेझिझक होकर आप ब्रेकिंग अप्लाई करिए। मतलब 60-70 तक की स्पीड में दोस्तों आपको, जहाँ तक मैं ये टेस्ट कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती है। तो ये सबसे बढ़िया बात बनती है इस ब्रेकिंग सिस्टम की। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ या फिर ओवरऑल हैंडलिंग की, तो एक बात आप जो मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये जब आप कर रहे हैं ना, ये जब आप कर रहे हैं, तो भाई 152 किलोग्राम की वेट है। पहली बात तो ये कि भाई चलाते वक्त बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात है, जब ये आप हेल दोल भी कर रहे हैं, तो बात मतलब गाड़ी आपकी बात मान रही है। आप लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट में गाड़ी भाग रही है, राइट में जा रहे हैं तो राइट में गाड़ी भाग रही है। ऐसा नहीं है, मतलब गाड़ी जो है आपकी कंट्रोल में हो रही है, आपकी कंट्रोल में रह रही है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए सामने में से आप लोगों को वो स्टिफनेस जो है बिकॉज ऑफ USD फोक बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हाँ, अगर आप डोमिनार वाली USD से कंपेयर करेंगे, उतनी स्टिफ तो नहीं है, बट हाँ एक स्टेबल आप कह सकते हैं, स्टेबिलिटी देने के लिए कॉर्नरिंग में, जैसे मैं आपको एक्सेलरेशन के दौरान भी बता रहा था कि काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स देती है कॉर्नरिंग में। तो उन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा स्टिफनेस यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। आप हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, या फिर कॉर्नरिंग आप कर रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेबिलिटी ये निकाल कर देती है। बाकी हाँ, पेरीमीटर फ्रेम भी है, सामने में आपको USD मिल रही है, और पीछे अगर आप देख रहे हैं सस्पेंशन, तो वो भी आप लोग को एडजस्टेबल मोनोशॉक जो है वो मिल रहा है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि कॉर्नरिंग ओवरऑल में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पर बिल्कुल आने वाला है। बाकी हाँ, कॉर्नरिंग में कितनी अच्छी अभी आपको मतलब हॉर्नेट देखने को मिलते हैं, वो तो हॉर्नेट के टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो सस्पेंशन दोस्तों काफ़ी सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जैसे आप जा रहे हैं ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं काफ़ी हद तक उछल भी रही है ये। मतलब
अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफर रियर सस्पेंशन भी आप लोगों को मिल रहा है। तो हाँ, अगर आप लोग ये हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा देगी। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम गड्ढे पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये जो जर्क है रियर सस्पेंशन आपको आपकी बैक में फील करवाएगी। अब हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब आप थोड़ा सा झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपेग है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, रियर आप जो मिरर देख रहे हैं उसमें भी रियर जो व्यू है काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ये निकाल कर दे रही है। 10 बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सब कुछ आप यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन भी काफ़ी गजब की है, ब्रेकिंग भी इस पर लाजवाब आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं तो स्पेस वगैरह भी काफ़ी सही है। और मतलब चाहिए ही क्या दोस्तों, मतलब कॉर्नरिंग में आप लोगों को मज़ा आ रहा है। ठीक है, माइलेज भी आप लोगों को 45 किलोमीटर की दे रही है, तो इससे बेहतर और 160 सीसी सेगमेंट आपको दोस्तों चाहिए ही क्या हो सकता है ना। तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंपटीशन पे, हॉर्नेट 2.0 के बारे में। वहाँ पे बात करते हैं कि इसके मुकाबले वहाँ चीज़ आप लोगों को कितनी बेहतर मिल रही है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे विद होंडा हॉर्नेट 2.0। सबसे पहले दोस्तों एक बात है कि 795 mm सीट हाइट है, तो थोड़ी छोटी सीट हाइट है। बाकी जब आप बैठ रहे हैं तो सीट की जो मतलब जैसे आप लोगों को मतलब ये हम लोगों ने अभी देखा था NS 160, वहाँ पर भी थोड़ी सी मतलब सॉफ्टर साइड पे नहीं थी, हार्डर साइड पे नहीं थी, मीडियम साइड पे थी, कंफर्टेबल सीट थी। वैसी सेम सीट यहाँ पर भी मिल रही है। स्पेशियस यहाँ पर भी है डेफिनेटली। आप जो नीचे सीट पर बैठे हैं ना वो आप लोगों को समझ में आ रही है, और रियर फिटेड फुटपैग यहाँ पर भी है। ठीक है, स्पेशियस सीट है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए दोस्तों, भले ही पावर आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रही है जो कि 17.2 PS की है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉर्क दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है। तो और वो पहले ही गियर से ना आप लोगों को समझा भी रही है। बाकी कितनी ज़्यादा है नहीं है वो तो एक्सेलरेशन टेस्ट जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी सी क्विकर है ऐसा मुझे अभी लग रहा है। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पे मतलब परफेक्ट जो चीज़ है वो पता चलेगा दोस्तों। और जब आप देख रहे हैं ना तो ये हैंडल बार थोड़ी सी ऊँची है और हैंडल बार थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, तो ओवरऑल ये जो फील है वो अलग है। और आप जहाँ से बैठे हैं वहाँ से यहाँ ये जो हैंडल बार की जो दूरी है ना ये भी आप लोगों को थोड़ी सी कम देखने में मिल रही है। तो हाँ, जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल इंप्रेशन है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा जो चेंज है वो तो समझ में आ ही रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये क्लच देख रहे हैं भाई, यहाँ पर आप लोग को असिस्टेंट सिपर क्लच मिलता है, उसकी वजह से आप काफ़ी हल्की मिल रही है क्लच। ठीक है, काफ़ी हल्की क्लच है। और गियर शिफ्टिंग अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर हल्का सा एफर्ट आप लोग को ज़्यादा लगाना बिल्कुल पड़ रहा है व्हेन कंपेयर टू NS 160। और ये जो सिपर क्लच है दोस्तों काम कैसा करती है, इसको थोड़ा सा खींचते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले ले चलते हैं 70 तक ले चलते हैं ऑन, गियर डाउन। ठीक है, देखिए RPM बढ़ी। ठीक है, ये आवाज़ आप लोगों को है, लेकिन रियर टायर जो है ना वो स्लिप नहीं करी है। ठीक है, अब देखिए ये इन्हीं लोगों की वजह से भाई एक्सीडेंट होता है। रॉन्ग साइड पे चलते हैं, एक तो रोड छोटी है, ऊपर से रॉन्ग साइड। और यही था दोस्तों, मतलब अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन भी कर रहे हैं ना, गियर शिफ्टिंग, तो भी आप लोगों को रियर टायर जो वो फिसलती भी नज़र नहीं आएगी, तो आपकी सेफ्टी में बिल्कुल ऐड हो जाती है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे सिपर क्लच काम करती है जो कि सेफ्टी में ऐड होती है, और ये चीज़ आप लोगों को NS में नहीं मिलेगी। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट इसकी भी करते हैं, देन बात करेंगे इसके बारे में भी। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी रखी हुई है गाड़ी 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ये भी इसने आराम से अचीव कर लिया है। बाकी दोस्तों मैं ही कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि भाई NS 160 इससे बहुत ज़्यादा आगे या पीछे है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ने 0 to 60, 0 to 100 मतलब सिमिलर टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट किया होगा। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट जो है फिगर वो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन 0 to 100 में मुझे ऐसा लगा कि शायद NS थोड़ी सी क्विकर है। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों जो एग्जैक्ट फिगर है वो आप लोगों ने देख ली होगी कि किसने ज़्यादा जल्दी 0 to 60, 0 to 100 कंप्लीट करी है। और वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई NS इस मामले में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर लग सकती है, क्योंकि यहाँ जब आप 90 तक जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन समझ में आ रही है। और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं तो वही 9 मतलब 90 से 100 के बीच में आप यहाँ पर भी मैं सेम बात ही कहना चाहूँगा। और स्टेबिलिटी दोस्तों, बिकॉज टायर यहाँ पर आपको NS से डेफिनेटली मतलब चौड़ी ही देखने को मिल रही है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, तो मतलब स्टेबिलिटी आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है एज सच। और हाँ, स्टेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं NS से थोड़ी बेहतर ही आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और अब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को NS में बताया था, यहाँ पर भी ब्रेकिंग टेस्ट की बारी है। ले चलते हैं इसको भी फ्रंट में 60 तक एंड देन अप्लाई करेंगे एंड ब्रेक अप्लाइड एट 68। भाई मानना पड़ेगा यार, मतलब देखिए एक बात तो है कि
NS में ना वो झट से रोक दे रही थी, ये झट से तो नहीं रोक रही लेकिन काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स दे रही है। और मैं कहूँगा दोस्तों ये भी आप लोगों को अच्छी ही मतलब ब्रेकिंग देखने में मिले। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई बेहतर किस में, तो मैं कहूँगा यहाँ पर NS में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सही है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह आप लोगों को ब्रेकिंग की वजह से हो रही है इसमें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रंट बाइक जो फ्रंट की जो ब्रेक की बाइट फीडबैक है दोस्तों काफ़ी अच्छी ही आपको मिल रही है। और रियर ब्रेक को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं, इसको 50 पे टेस्ट करेंगे, ले चलते हैं। एंड रियर ब्रेक एट अप्लाइड एट 57। ओ माय गॉड भाई साहब, स्लिप करी थी, ये स्लिप करी थी। अब ये जो बात है ना दोस्तों, इसी को रोकने के लिए तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जैसे मैंने NS में भी कहा था, रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करेंगे, ले चलेंगे इसको 50 तक एंड देन अप्लाई करेंगे। रेयर के साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 57 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए स्लिप भी नहीं करेगी और आपको मतलब, क्योंकि देखिए फ्रंट ब्रेक में ABS है ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी बनता है कि स्लिप नहीं करेगी। और रेयर के संग संग बाद आप फ्रंट को अप्लाई कर देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए, अगर मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊं तो रियर जो ब्रेक है वो प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन हल्की सी स्लिप होगी अगर आप एक्सट्रीम प्रेस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया था, रियर के संग संग बाद फ्रंट को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी यहाँ से भी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगी, ओवरऑल ब्रेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेहतर कौन है तो मैं कहूँगा दोस्तों NS, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मैटर है कि भाई डुअल चैनल ABS उसमें है और वो भाई काम भी डुअल चैनल काफ़ी बेहतरीन करती है। तो ब्रेकिंग में ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो NS आपको 19-20 की फ़र्क अगर आप देखेंगे तो NS आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अब दोस्तों ओवरऑल हैंडलिंग या सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो ये जब आप कर रहे हैं ना, ये जब आप कर रहे हैं तो NS से यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है USD की, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने में मिल रही है। अब दोस्तों डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो चाहे वो कॉर्नरिंग हो या फिर हाई स्पीड हो या फिर टॉप स्पीड हो, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक चीज़ मैं कहूँ, रियर सस्पेंशन जब आप देख रहे हैं तो ये भी एडजस्टेबल है, लेकिन ये वो जैसे मतलब आपने NS में देखा था कि वो आप लोगों को नाइट्रॉक्स मिल रहा है, गैस चार्ज, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक बात है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक अगर आप NS से कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा ये जो बम्प है ये एब्जॉर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा झटका नहीं दे रही है। एक्सट्रीम जाने पे तब ये झटका दे रही है, लेकिन ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जैसे अभी मैं बम्पर से गुजरा तो ये ना आपको उछाल ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन जब मैं NS पे ऐसे कर रहा था ना तो NS उछाल रही थी, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन है ना, ये आप लोगों को NS में थोड़ी सी टाइटर दिखेगी अगर आप लोग मतलब जो आप कह सकते हैं कि मतलब फैक्ट्री फिटेड अगर आप लोग सेटिंग्स देखते हैं तो। अब दोस्तों अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं तो USD की वजह से आप कॉर्नरिंग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। हाई मतलब अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, टॉप स्पीड्स पर है तो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आप लोगों को मिल जाएगी। और काफ़ी हद तक ये मतलब बम्स भी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो काफ़ी बेहतरीन आप लोग को हैंडलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और हाँ, जब आप इस पर बैठ रहे हैं ना तो 10 किलो ये हल्की है NS से, वो आप लोग को ये बिल्कुल समझाती है। काफ़ी लाइट वेट चलाते वक्त भी ये बिल्कुल आपको फील करवाती है, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो रियर व्यू मिरर है ये भी काफ़ी अच्छा ही रियर व्यू निकाल कर दे देती है, इससे आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी हाँ, जैसे NS में आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट या फिर टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट वाली जो चीज़ है वो मिल रही थी, वो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल ही नो नॉनसेंस बाइक है। आपको स्पीडो ऑटो टैको चाहिए मिल जाएगी, गियर पोस्चर सेंसर मिल जाएगा, ट्रिप भी आपको मिल जाएगी। मतलब एक राइड को कैरी आउट करने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ चाहिए वो सारी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। डेफिनेटली दोस्तों ये जो हैंडलिंग वाली फील है ये आप लोग को NS और इसमें दोनों में डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही काफ़ी सही है। और कौन सी बेहतर है दोस्तों ये मैं आप लोगों पे छोड़ना चाहूँगा। भाई ये आप लोग दोनों ही बाइक को एक बार टेस्ट राइड लीजिए, तब आप कौन सी बेहतर है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और अभी दोस्तों मतलब कंप्लीटली हम लोगों ने बाइक के बारे में बात कर ही लिया है। चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर बात करते हैं कि भाई राइड के आधार पर दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी कि भाई NS खरीदे या फिर यहाँ पर हॉर्नेट 2.0। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर 3-4 चीज़ आप लोगों को प्रॉपर कहना चाहूँगा किसके लिए हॉर्नेट चाहिए खरीदना, किसके लिए NS। देखिए मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को ये होंडा की रिलायबिलिटी जो चीज़ है वो आपको चाहिए थी, आपको ये भी चाहिए कि 1,60,65 आपकी बजट है, टायर आपको मोटी चाहिए, USD सस्पेंशन आपको चाहिए, अच्छी आप लोगों को हैंडलिंग चाहिए और माइलेज आप लोगों को 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट बैठना पसंद करते हैं व्हेन कंपेयर टू NS। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो गाड़ी है ना, हैंडलिंग के साथ, लुक के साथ, माइलेज के साथ आपको जो अच्छा मतलब राइड कंफर्ट है ना वो भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। तो इन सारी रीज़न के लिए दोस्तों आप यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा
आप लोग 10-15 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतरीन हैंडलिंग चाहिए, आप लोगों को डुअल चैनल ABS चाहिए, आप लोगों को फीचर भी चाहिए, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, देन ये आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल चार्जिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, और थोड़ी सी आप लोगों को माइलेज जो है ना वो भी आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए। लेकिन हाँ, 10-15 हज़ार रुपये आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा भी पे करना हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर सेंस आपको बना के देगी। जब आप बैठ रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पर आप इंक्लिनेशन पर बैठ रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो लॉन्ग राइड्स के लिए आप ज़्यादा होंडा हॉर्नेट 2.0 को आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी कई लोग तो भाई ये भी चाहते हैं कि मतलब किक स्टार्ट होनी चाहिए बाइक में, तो वो आपको यहाँ पर मिल रही है जो हॉर्नेट में आपको नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो 2024 बजाज पल्सर NS 160 इसको भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी एक चीज़ है, ऑयल कूलिंग है, 4 वाल्व है, वहाँ पर आप लोग को एयर कूलिंग और 2 वाल्व देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा राइड कंपैरिजन था। बाकी देखिए दोस्तों, मैं अगेन कहूँगा, जो मैं अमूमन हर एक वीडियो में कहता हूँ कि भाई कोई बाइक किसी से अच्छी या बुरी नहीं है, हर एक बाइक में अपनी अपनी खासियत होती है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ मिल रही है, तो जिस बाइक में आप लोगों की ज़्यादा प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है वो बाइक आप बिल्कुल खरीदना, आप मतलब वो बाइक आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको अपना पूरा जो मतलब एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दिया। प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख के बताना मत भूलिएगा कि आप लोग किसको चूज़ करेंगे, यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 या फिर NS 160। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।